नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम बात कर रहे थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। भारतीय संविधान के विकास किस तरह हुआ, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। अभी तक हम जो बात कर रहे थे, अभी तक हमने जो बात किया है 1858 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके बारे में बात किया था। उसने हमें बताया था कि किस तरह से जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट हुआ था, भारत की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, वो दोबारा ऐसा ना हो उसके लिए कई एक्ट पारित करते हैं जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है। तो उसी के साथ में इंडियन काउंसिल एक्ट आते हैं। इसमें 3 एक्ट होते हैं जो 1861, 1892 और 1909 में आते हैं। ये 3 इंडियन काउंसिल एक्ट थे जिसमें भारतीयों को रिझाने के लिए या फिर किस तरह से भारतीयों को जो ब्रिटेन की जो लेजिस्लेशन है, जो उस समय जो इंडिया में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें शामिल करती है और भारतीयों को एहसास दिलाती है कि किस तरह से कि आप हमारे हैं, हम आपके ऊपर शोषण नहीं करने आए हैं या फिर हम आपके ऊपर शासन करने नहीं आए हैं। तो आप हमको समझिए, आप हमको यहाँ पे शासन करने दीजिए। तो इंडियन काउंसिल एक्ट किस लिए आया था, अब इसको हम समझेंगे। देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समय की जो ब्रिटेन ग्राउंड है वो 3 एक्ट मेनली पारित करती है। जो एक्ट है ऐसा नहीं है कि भारत में ही होता है, ये एक्चुअली में ब्रिटेन में पारित होता है। पारित वहां होगा, लागू कहाँ पे होगा, इंडिया में। तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है 3 एक्ट पारित करती है, जिसमें से इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और 1862 और 1909 में। अब ये देखिए आया क्यों था, इसका मेन उद्देश्य समझिए। देखिए 1857 में क्रांति होती बहुत ही भयंकर, जिसमें क्या होता है कि जो ब्रिटेन की पूरी सरकार इन्हें हिल जाती है, फिर ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ना उसका एक प्रकार से जड़ हिल जाती है। उसमें क्या होता है कि 1857 की क्रांति में जितने भी छोटे बड़े राजा महाराजा थे उस समय सभी विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह कर देते हैं और उनको भगाने की कोशिश करते हैं। भयंकर मार होती है, जितने भी यहाँ की जनता एकदम मतलब त्राहिमाम हो जाती है, उस समय एकदम गुस्से में रहती है। लेकिन ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है किसी न किसी तरह से भारत को उस समय संभाल लेती है। जब ये कहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है किसी न किसी तरह से संभल जाती है और भारत पे दोबारा मतलब जितने भी राजा महाराजा थे, मतलब जितने बचे थे, या तो उनको मार दिया जाता है या फिर उनको जेल में भेज दिया जाता है, किसी तरह से कंट्रोल पाती है। लेकिन ब्रिटेन गवर्नमेंट को यह मतलब समझ में आ जाता है कि अगर 1857 की क्रांति अगर दोबारा ऐसा कोई क्रांति होती है तो हम उसको झेल नहीं पाएंगे। तो हमारा जो मतलब जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की जो उस समय की हड़पने की नीति आई, तो उसमें कई जो राजा महाराजा थे बहुत ज्यादा दुखी थे, तो उनकी सत्ता को हड़प लिया जाता है। इसीलिए फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, जिसमें जो ब्रिटेन की सरकार उसको यह एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि देखिए जितने भी राजा महाराजा हैं आप जहाँ पे शासन कर रहे हैं करिए, अपने क्षेत्र में शासन करिए, लेकिन आप हमारे अंडर में रहेंगे, आप हमको टैक्स देंगे, जितने भी एक्सटर्नल पावर है वो हमारे ही पास रहेगी, आप इंटरनल काम को देखिए। अब ये 1858 में ये हमने इसको बात कर लिया है। अब हम जो बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और 1892 और 1909 की बात करेंगे। अब ये आया क्यों था, वही कि 1857 की क्रांति दोबारा ना हो इसलिए ये इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, जिसमें भारतीयों को जो ब्रिटेन की सरकार है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर उसकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इनको शामिल किया जाता है कि देखो भारतीयों, आप लोग परेशान ना हुई, आपको भी हम अपनी गवर्नमेंट में शामिल करेंगे, आप भी हमारी गवर्नमेंट में आइए, आप भी कानून बनाइए, आप भी मतलब शासन करिए। देखिए जो 1853 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें एक चीज आया था, जितने भी आईएएस पीसीएस थे, इंडियन सिविल सर्विसेज 1853 में जितने भी आईएएस आईसीएस उस समय था, इंडियन सिविल सर्विसेज, तो उस समय जितने भी अधिकारी के मतलब अधिकारी वाला जितना पोस्ट था उसमें भारतीय लोग शामिल होने लगे थे। लेकिन अब क्या था, जितने लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जहाँ पे मेन वर्क होता है, मतलब जहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब यहाँ पे ये से समझिए कि जो आजकल की जो कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मंत्री जितने बड़े बड़े हैं, जो मान लीजिए गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री, ठीक है, विदेश मंत्री, ये सब जितने भी बड़े बड़े मंत्री वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहते थे। और विधान परिषद जो थी उसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी। कानून कैसे बनाना है, कानून कैसे बनाना, कैसे शासन करना है, वो केवल उसमें कौन कौन थे, केवल ब्रिटेन की जो मतलब बड़े बड़े अधिकारी थे, या फिर कह सकते हैं जो अंग्रेज थे वही थे। अभी तक जितने भी मतलब एक प्रकार से गवर्निंग बॉडी जो थी, जो मतलब अधिकारी से लेकर जो छोटे मतलब चपरासी तक जितने थे उसमें इंडियंस शामिल हो गए थे। लेकिन कानून बनाना फिर शासन करना जो बड़ी बड़ी पोस्ट थी वहां पे इंडियंस नहीं आए थे।
तो इंडियंस को अब जो जितने भी इंडियन काउंसिल एक्ट आए, जो 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आएंगे, उसमें कोशिश किया जाएगा जो भारतीय हैं उनको भी शामिल किया जाए, और वो भी अपनी जो गवर्निंग बॉडी है उसमें शामिल होंगे, और वो भी शासन करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भारत की जनता है हमसे दुखी नहीं होगी, वो भी उसको लगेगा कि नहीं हम भी गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है, हम भी गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे, हम ही शासन करेंगे। तो उनको रिझाने के लिए फिर इंडियन काउंसिल एक्ट लाया जाता है। यही कारण है कि 1857 की जिस तरह से क्रांति हुई थी, ये ऐसी क्रांति दोबारा नहीं हुई, ठीक है, 1946 तक। अब देखिए 1857 की जो क्रांति होती है एक प्रकार से हिंसक क्रांति होती है, इसमें बहुत ज्यादा मारकाट होता है, लेकिन उसके बाद जितने भी क्रांति हुए थे, गांधी जी चाहे जितने भी आंदोलन हुए थे, उसमें अगर देखा जाए बड़े पैमाने पर अहिंसक आंदोलन थे, ना कि हिंसक आंदोलन थे। अब इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जितने भी बड़े बड़े लीडर थे, ये मतलब हिंसा को नहीं सपोर्ट करते थे। जितने भी हिंसक लोग थे, जैसे मान लीजिए कि अपने भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, ये सब जितने भी लोग हिंसक प्रदर्शन करते थे, लेकिन इनका भी साथ उस समय के जितने भी राजा महाराजा या फिर जमींदार थे, ये सब नहीं देते थे। तो ऐसा कहा जाता है मतलब जितने भी अगर देखा जाए उग्र प्रदर्शन जो बहुत खतरनाक हुआ था, जिसमें लगभग भारत की जनता थी, आधी से ज्यादा आबादी मतलब शामिल हुई थी, वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हुआ था, मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। तो उसका कारण यही था कि मतलब दोबारा ऐसा नहीं हुआ। जो इंडियन काउंसिल एक्ट्स आए थे उसमें क्या किया, तो भारतीयों को लिया गया था, उनको शामिल किया किसमें, गवर्निंग बॉडी में। तो हम समझेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या क्या ऐसे प्रावधान दिए थे जिससे भारतीयों को अच्छा लगा, और वो जो अंग्रेज की सरकार थी उसमें शामिल हुए, ठीक है। तो मेन उद्देश्य क्या था इंडियन काउंसिल एक्ट का, जितने जो तीनों आए थे उसमें क्या किएंगे, भारतीय लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा। अब ये समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कि 1861 में क्या हुआ था, फिर 1892 में क्या हुआ, फिर क्या कहते हैं, सॉरी कि 1892 है, ठीक है, 1892 में क्या हुआ था, और उसके बाद 1809 में क्या क्या हुआ था, ये सभी प्रावधान हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब देखिए मोटा मोटा समझते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या क्या आए थे। सबसे पहले जो हुआ था लोकल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड, ये तीनों एक्ट में होगा, ठीक है। लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब भारतीयों को शामिल किया जाएगा, किस तरह से भारतीयों को शामिल किया जाएगा इसको भी हम बात करेंगे। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, कब जो ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट्रलाइज हुई थी, अब कब डिसेंट्रलाइज हुई थी, मतलब केंद्रीकृत किस तरह से अपनी सरकार को किए थे, और कब ऐसा क्षण आया था जब डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ती है, ठीक है। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, और कौन कौन से ऐसी प्रेसिडेंसीज थी जहां पे न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया था, विधान परिषद को बनाया गया था, उसके बारे में बात करेंगे। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है इसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद ऑर्डिनेंस क्या है, अध्यादेश, किस तरह से जो वायसराय है उसको वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की पावर मिलती है, ये अध्यादेश हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ये चीजें हम इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं लोकल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड किस तरह से हुआ था, ठीक है। अब देखिए लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा, कहाँ पे, भारतीय भी जितने भी छोटी बड़ी नौकरी थी वहां पे शामिल हो गए हैं। अब हम मेन गवर्निंग बॉडी में हम शामिल करेंगे, जैसे मेन गवर्निंग बॉडी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की देखें, देखिए 1853 की बात करते हैं, 1853 में, ठीक है। 1853 में क्या होता है, यहाँ पे एक चीज हमने आपको बताया था कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था कि अपना जो उस समय के गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड केनिन के समय में क्या हुआ था कि एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, और उसके बाद 6 मेंबर की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को मतलब बनाया गया था। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसी बात लिख देते हैं, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसमें हम बोलते हैं एलसी, या फिर हम ये कह सकते हैं, ये ऐसा मोटा मोटा समझिए, ये कार्यपालिका थी। एग्जीक्यूटिव का मतलब वो कार्यपालिका, ठीक है, ये कार्यपालिका का काम कर रही थी, और ये विधायिका का काम कर रही थी, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद, और इसके बाद ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब होता है कार्य परिषद, कार्यपालिका, या फिर एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव बॉडी समझिए, ठीक है, कार्यपालिका। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसीलिए बोला था इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बोला गया था, तो सॉरी मिनी पार्लियामेंट किस लिए बोला गया था, यहाँ पे एक छोटा सा बनाया गया था विधान परिषद, मतलब छोटा से बनाया। इसमें कौन कौन शामिल था उस समय,
अब देखिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है गवर्निंग बॉडी है, इसमें केवल जो गवर्नर जनरल जो वायसराय रहेंगे वही रहेंगे, उसके जो बड़े बड़े अधिकारी रहेंगे। इन सभी के पास मतलब बड़े बड़े जितने भी पोस्ट रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे गृह का कार्य संभाल, जैसे गृह मंत्री आजकल के हो गए, फाइनेंस का मतलब अगर वित्त वाला अगर कोई चीज हो गया, ठीक है, और उसके बाद लॉ मतलब कानून मंत्री कोई बना है या फिर कानून का कोई देखभाल कर रहा है, और उसके बाद जैसे मान लीजिए विदेश का कोई हो गया, विदेश का कार्यक्रम कोई संभाल रहा है, ठीक है। ये बड़े बड़े जो हैं ये किसके पास रहता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वायसराय की जो गवर्निंग बॉडी है उसके पास रहता है। लेकिन ये जो विधायिका है कानून, यहाँ पे 1853 में डिफरेंट किया गया कि विधान मतलब कानून दूसरा कोई लोग बनाएंगे और इसको एग्जीक्यूट कौन कौन कराएंगे, ये सब, ठीक है। तो पहली बार यहाँ पे डिफरेंट आया था 1853 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। लेकिन यही 1861 में क्या होता है, 1861 में देखिए पीसी और ये एलसी। अब इसमें क्या किया जाता है, जो 4 मेंबर की 1861 में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें एक लोग को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, मतलब 5 लोग हो जाएंगे यहाँ पे। और यही जो 6 लोगों की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो विधान परिषद है, इसमें क्या किया 4 लोग और शामिल किया जाएगा। ये जो 4 लोग होंगे कोशिश किया जाएगा इसमें भारतीयों को शामिल करने के लिए, ठीक है। अब ये हो जाएगी 10, कब, 1861 में। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि चाहे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो अभी अंग्रेज ही रहेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे 1919 में जाके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कानून मंत्री एज ए लॉ मिनिस्टर बनाया जाएगा इसमें, लेकिन इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता है अभी तक। अभी यहाँ पे शामिल किया जाएगा किसमें, जो विधान परिषद मतलब जहाँ पे हम कानून बनाएंगे वहां पे भारतीयों को शामिल किया जाएगा। अब इसमें जो 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर में एक चीज हमेशा समझिएगा कि यहाँ पे 2 बातें की जाती हैं, ऑफिशियल और एक नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल में उसको बोलेंगे जो अंग्रेज रहेंगे, और नॉन ऑफिशियल उसको बोलेंगे जो मतलब भारतीय रहेंगे। और यहाँ पे कोशिश किया जाएगा कि अंग्रेजों की हमेशा मेजोरिटी रहे और जो भारतीय हैं उनकी मेजोरिटी हमेशा कम रहे। ये ऐसा इसलिए किया जाता है, मान लीजिए ऐसा ना हो जाए कि मान लीजिए कि कानून ऐसा कोई पारित कर रहे हैं, हमेशा अगर भारतीय मेजोरिटी में रहेंगे तो मान लीजिए उनके खिलाफ कोई कानून गया तो मानेंगे ही नहीं। तो इसलिए मेजोरिटी हमेशा भी किसकी रहेगी, अंग्रेजों की। मतलब ये मान ही चल रहे हैं कि अभी भारतीय हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, इसलिए या फिर ये कह सकते हैं अंग्रेज खुद नहीं विश्वास करते थे भारतीयों के ऊपर कि उनको अगर मेजोरिटी में रख दिया हो सकता है हमारी सत्ता हटा के चले जाएं, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे ये मतलब जितने भी एक्ट आएंगे इसमें भारतीयों को हमेशा मतलब मेजोरिटी नहीं रखा जाएगा, ये चीज हमेशा मतलब ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि 10 लोग की अभी क्या है, 10 लोगों की विधान परिषद आ गई। आज जो 545 है हमारी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, लोकसभा में जो सदस्य हैं वो उस समय समझिए कि 10 ही लोग थे, ये लोग कानून बनाएंगे, ठीक है। कब, 1861 में ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे जो 4 लोग आए हैं उसमें से 3 लोग भारतीयों को शामिल किया जाता है। 3 लोग जो भारत के शामिल किए जाते हैं उसमें बनारस के राजा थे, ठीक है, बनारस के राजा थे, और दूसरा थे ये जो अपने पटियाला नहीं था उसमें पंजाब, पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे सर दिनकर राव, ठीक है। ये 3 लोग थे जो पहली बार मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट अगर नहीं आया होता तो ये सब आते भी नहीं, जो पहली बार मतलब भारतीयों को शामिल किया गया कहाँ पे, विधान परिषद में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं, जो कार्यकारी परिषद उसमें नहीं, विधान परिषद में शामिल किया जाता है। किसमें, ये 3 मेंबर थे जो उसमें बनारस के राजा थे, ठीक है, और उसके पटियाला के महाराजा और उसके बाद सर दिनकर राव, ये 3 लोग अभी शामिल हुए थे। कब, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ये काम हुआ था। तो लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो एक्सटेंड हुआ था, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये एक्सटेंड हुआ था। इसमें देखिए 4 से 5 लोग हो जाते हैं, ठीक है। ये जो 4 से 5 लोग होते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहती है उसमें अंग्रेज ही रहते हैं, अभी अंग्रेज ही रहेगा, ठीक है। इसी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहती है 1833 में जो चार्टर्ड एक्ट 1833 आया था उसमें जो लॉर्ड मैकाले आया था एज ए लॉ मेंबर, ये इसी में आया था, जिसने क्या कहते हैं मैकाले समिति बनाया था, जिसमें आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा कराना है कि नहीं कराना है, मतलब उसने रिकमेंड किया था 1833 में
कि मतलब कि उसको रिकमेंड किया था कि इसको मतलब आप एक ICS की परीक्षा करा के इंडियंस को भी शामिल कर सकते हैं, इसीलिए 1835 में ICS की परीक्षा कराया गया था। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 सदस्य हो जाते हैं और इसमें क्या हो जाते हैं 10 सदस्य हो जाते हैं, किसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। अब डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है। अब यहाँ देखिए 1773 में, अगर 1773 की बात करें, अभी देखिए 1773 में क्या होता है कि उस समय की अगर मतलब भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पे होता है ये अपना क्या कहते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी, ये होती मुंबई प्रेसिडेंसी और ये होता बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो यहाँ का गवर्नर रहता था, यहाँ का भी एक गवर्नर रहता था, यहाँ पे एक गवर्नर रहता था। तो ये जो गवर्नर जनरल था, इसको ये जो गवर्नर था मतलब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था और उसके अंडर में ये दोनों प्रेसिडेंसी को रख दिया गया था। एक प्रकार से सेंट्रलाइज कर दिया था कि मतलब एक गवर्नर जनरल जो होगा डिसीजन ले लेगा। मतलब बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, वो इन दोनों प्रेसिडेंसी में मतलब कानून बना सकता था या फिर उनको मॉनिटर कर सकता था। कोई भी पावर होती, मान लीजिए इसको कुछ काम करना है ऐसा, तो यहाँ के जो गवर्नर जनरल था उसको पूछ के काम करता था, क्योंकि इसके पास पावर ज्यादा दे गई थी। तो सेंट्रलाइज कर दिया गया था, मतलब कि यहाँ अगर कुछ कानून भी पास होना है तो इससे पूछ के करना रहता था। अब यही 1773 से 1858 में क्या होता है, सॉरी 1833 में क्या होता है कि यहाँ का जो बंगाल का गवर्नर था, सॉरी यहाँ पहले जो 1773 में क्या था, गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था, कहाँ का, बंगाल का। ठीक है, अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, कब, 1833 में। तो जो भारत के गवर्नर जनरल बना तो मतलब फुल्ली सेंट्रलाइज हो गया। अब यहाँ का जो गवर्नर रहेगा, भारत के जो गवर्नर जनरल है, उसमें जितने भी प्रेसिडेंसी रहे, चाहे आगरा की प्रेसिडेंसी, चाहे इधर पटियाला वाला हो गया, चाहे फिर अपना नॉर्थ और वेस्ट के जो फ्रंटियर कॉरिडोर था, मतलब नॉर्थ वेस्ट जो जितने भी प्रेसिडेंसी थी, उन सभी की जितने भी प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहेंगे किससे पूछ के काम करेंगे, उस समय भारत के गवर्नर जनरल। अगर 1833 की बात करें, उस समय के जो भारत गवर्नर जनरल थे कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक से पूछ के ये सभी काम करेंगे, जितने भी छोटे मोटे गवर्नर जनरल थे। मतलब यहाँ भी जो कानून बनेगा, मतलब जो गवर्नर जनरल बनाएगा, भारत के गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कानून बनाएगी, उन सभी को पालन करना पड़ेगा। इन सभी प्रेसिडेंसीज में जितने भी गवर्नर रहेंगे, मतलब एक कानून बनेगा सभी जगह पे लागू होगा। इन सबके अधिकार में यहाँ पे कोई भी ऐसे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी जो अपनी कानून बनाएगा। मतलब इन सभी प्रेसिडेंसी में कोई भी ऐसी विधायी मतलब प्रक्रिया नहीं थी या फिर विधान परिषद नहीं था जो कानून बना के स्वयं कार्य कर सके। ऐसा समझिए कि स्टेट नहीं था, स्टेट की जितनी भी गवर्नमेंट थी उन सबके पास विधान, मतलब जैसे आज मान लीजिए यूपी में विधानमंडल है ना, ठीक है, तो क्या कहते हैं विधानसभा विधान परिषद है। तो अगर यूपी की गवर्नमेंट चाहे या फिर योगी आदित्यनाथ चाहे तो वहाँ का अपना एक कानून बनाते हैं तो यूपी में लागू होगा। अगर इंडिया की गवर्नमेंट, अगर मोदी की गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो वो जो कानून बनाएगी पूरे इंडिया में लगेगा। तो उस समय क्या है, ये समझिए कि स्टेट में मतलब गवर्नर था लेकिन उसके पास विधान परिषद नहीं थी। ठीक है, तो अभी क्या था, यही पूरा कानून बनाता था कौन, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल। ये 1858 तक अपना चलता रहता है। ठीक है, 1858 में क्या होता है, यही क्या कहते हैं जो गवर्नर जनरल था, भारत के गवर्नर जनरल, इसी को वायसराय बना दिया जाता है। ठीक है, वायसराय बना दिया जाता है, ये भारत के गवर्नर जनरल यहाँ से यहाँ तक चलेगा। अब कहते हैं कि 1861 में क्या हुआ कि अब डिसेंट्रलाइज हो गया, मतलब 1861 तक यहाँ, अब देखिए यहाँ से फिर वायसराय रूल करने लगेगा। मतलब 1858 से 1861 में वायसराय जो भारत के गवर्नर जनरल पूरे जगह, मतलब पूरे जगह पे अपना कानून बनाता था या फिर विधान, मतलब जो भी कानून बनाता था, अब वायसराय बनने लगा यहाँ पे। तो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और उसकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वो जो मतलब कहेगी वही पूरा करते थे जितने भी गवर्नर थे। अब लेकिन क्या हुआ, 1861 में क्या डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये क्या हुआ कि वायसराय अपना जो 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है, पूरा रूल करेगी, जो बोलेगी वो सब करेंगे। 6 मेंबर, अब यहाँ पे 10 मेंबर हो जाती है 1861 में।
10 मेंबर की जो है, जो अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, और चार चार यहाँ पे 5 हो जाती है, ठीक है, और 5 मेंबर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। इन सब का तो बात मान लीजिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अगर कोई भी कानून बनाएगा तो भारत के लोग मानेंगे, और इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो भी बोलेगी वो भारत के लोग मानेंगे। कानून ये बनाएंगे और काम कौन करेंगे, ये सब करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे भी छोटी छोटी, मतलब ये जो प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पे भी कुछ जगहों पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया जाता है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे बोलेंगे, मतलब प्रांतीय विधान परिषद, ठीक है। अब जैसे पहली बार कब बनाया गया था, डिसेंट्रलाइजेशन जब हुआ, तो पहली बार तो देखिए ये पुराना प्रेसिडेंसी है, तो 1861 में कानून आता है, 1862 में यहाँ पे पहला पंजाब की जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है यहाँ पे बनती है। उसके बाद आता है ये वाला जो पार्ट नहीं था, नॉर्थ और वेस्ट वाला, नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है यहाँ पे, अभी तो मुंबई वाला है। और छोटी छोटी उस समय देखिए 1861 में क्या था कि लगभग जितने भी भारत के राजा महाराजा थे सभी अंडर में आ गए थे, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो वहां पे वैसा कोई मतलब राजा नहीं थे जो मतलब स्वयं रूल करता था, वो रूल करता था किसके अंडर में, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था, जितने भी इस साइड के जितने भी मतलब क्षेत्र थे उसके लिए एक अलग क्या कहते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना गया था, जैसे 1886 में ये बना था इधर, ठीक है। और उसके पटियाला वाला ये वाला जो क्षेत्र पंजाब वाला, यहाँ पे 1897 में एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना गया। तो 3 लेजिस्लेटिव काउंसिल बने थे कब, इस वाले एक्ट जब पारित हुआ था तब 1861 में कहा गया कि डिसेंट्रलाइज किया जाए, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या है कि जो वायसराय है जो कानून बनाता था सबको पालन करना पड़ता था, अभी भी करना पड़ेगा, जो वायसराय जो बनाएगा वो तो सर्वे सर्वा है, लेकिन ये सब भी अपना कानून बना सकते हैं, इनको स्वायत्तता दी गई, मतलब ये खुद भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है, जिसमें मोदी सरकार कोई कानून बनाता है सभी भारतीयों को मानना पड़ता है। अगर यूपी की गवर्नमेंट कोई कानून बनाएगा तो अपने यूपी में ही लागू करेगा, ऐसा थोड़ी है कि भारत में पूरे सब जगह लागू करेगा। तो यूपी की गवर्नमेंट यूपी में कानून बना सकती है, भारत की गवर्नमेंट जो है सब जगह कानून बना सकती है, तो ऐसे समझिए। तो इन सबको स्वायत्तता दी गई, ठीक है। तो अपना जो बंगाल वाला क्षेत्र है 1862 में यहाँ पे एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, मतलब प्रांतीय, मतलब प्रांत की जो विधान परिषद वहां बनाया गया। एक यहाँ पे बनाया गया जो नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर थे यहाँ पे, और एक पंजाब में 1897 में। तो ये हुआ अपना डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन और ये न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन में ही आएगा। एक्चुअली में डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही है कि किस तरह से जो मतलब गवर्नर जनरल था, मतलब वायसराय जो है वो भी कानून बनाएगा, और जो अपने क्या कहते हैं गवर्नर है, छोटे छोटे जो गवर्नर थे, गवर्नर को तो गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर वायसराय बनाया गया था। अभी जो गवर्नर बचे हैं, जो छोटे छोटे गवर्नर्स हैं, वो सब क्या करेंगे, अपना कानून बना सकते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन और न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है यही है कि डिसेंट्रलाइजेशन करने के बाद ये सब कानून बनाएंगे, मतलब करने के बाद छोटे छोटे प्रांत में ये अपना विधान परिषद बनाएंगे, ठीक है। यही इसका मतलब है। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम समझ लेते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था, इसमें मिटा देते हैं थोड़ा, ठीक है। ये 1861 में 1886 में। अब देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था। अभी 1861 की बात करें तो जो वायसराय, अब तो वायसराय हो गया, वायसराय की जो 5 मेंबर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और 10 मेंबर की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब ये वाला विधायिका काम करेगी, मतलब कानून बनाएगी, और ये पालन करेंगे, उसका मतलब एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है, कार्य को संचालन कराएंगे। ये जो 5 मेंबर थे ना, इनको एक पोर्टफोलियो दिया गया। पोर्टफोलियो का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो में क्या हुआ, पोर्टफोलियो सिस्टम क्या हुआ, जैसे आज के जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं बड़े बड़े, देखिए, तो उनको एक डिपार्टमेंट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए विदेश मंत्रालय संभाल रहे हैं जयशंकर सर, तो एस जयशंकर जो हैं वो विदेश मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो विदेश मंत्रालय एक डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो इसमें ये बोला गया कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर है, ठीक है, वो एक या एक से अधिक पोस्ट को संभाल सकता है, उसको एग्जीक्यूट करा सकता है।
मतलब अगर मान लीजिए 5 मेंबर हैं, ठीक है, 5 मेंबर मान लीजिए किसी को हमने गृह मंत्रालय दे दिया, ठीक है, गृह वाला काम अंदर का काम देखेगा, कोई रक्षा का कार्य देख रहा है, ठीक है, और कोई मान लीजिए कि लॉ मिनिस्टर, उसमें जो कानून मंत्री थे, कानून को भी एक मतलब पोर्टफोलियो बनाया गया था। तो गृह हो गया, रक्षा हो गया, कानून हो गया। और जैसे मान लीजिए कि विदेश का कोई देख रहा है, विदेश का काम का मतलब बाहर में जितने भी वार्तालाप करना है दूसरे राज्यों से, ये सब क्या है, मान लीजिए किसी को 2 दे दिया गया, मतलब अलग अलग विभाग से। मान लीजिए अभी जैसे मोटा मोटा 5 ही लोग हैं, लेकिन और भी डिपार्टमेंट बन सकते थे। अभी जैसे क्या है कि अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर, ऐसे थोड़ी है 100 कैबिनेट मिनिस्टर बना सकते हैं, नहीं, तो लिमिटेड कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, किसी को 1 पोस्ट दी जाती है, किसी को 1 या फिर 2 पोस्ट दे दी जाती है, किसी को 2-3 पोस्ट दे दी जाती है। वो डिपेंड करता है कि पोस्ट कैसा है, क्या मतलब उसको संभाल सकते कि नहीं। तो पोर्टफोलियो सिस्टम में यही था कि जो अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो मेंबर है, 1 पोस्ट या फिर 1 से अधिक पोस्ट को भी संभाल सकता है। तो उसमें क्या था, मतलब कि किसी को 1 पोस्ट दे दिया गया, फिर या फिर किसी को 2-3 पोस्ट दे दिए गए। तो पोर्टफोलियो सिस्टम यहीं से लागू हुआ कि अपना जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर है कई पोस्ट को संभाल सकता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं अपना ऑर्डिनेंस। अब देखिए यहाँ से ऑर्डिनेंस की समझिए, ये अध्यादेश क्या था। ये अध्यादेश अपने भारतीय संविधान में भी है। यही अध्यादेश जो बना है ये अपने भारतीय संविधान में भी है। अब देखिए जो गवर्नर जनरल उसमें वायसराय हो गया है 1861 में, तो वायसराय और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर हैं, ठीक है, और 10 मेंबर जो हैं लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है। अब ये मान लीजिए कि ये हमेशा तो पास में रहेंगे नहीं, मान लीजिए कोई कानून बनाना है, इसी तो मिनी पार्लियामेंट कह रहे हैं ना, यही तो मिनी पार्लियामेंट है अभी, ठीक है, यही धीरे धीरे बढ़ेगा, ये तो फिक्स रहेगा। इसमें अभी 1 लोग बढ़ाएंगे बस, 1874 में 1 लोग बढ़ेंगे, वो क्या कहते हैं बस, और उसके बाद क्या कहते हैं, इसमें बढ़ते रहेंगे, इसमें नहीं बढ़ेंगे। तो जो मिनी पार्लियामेंट है उसमें क्या होता है, कुछ जो वायसराय है, अब मान लीजिए कि ये मिनी पार्लियामेंट के सभी सदस्य, मान लो कोई कानून बनाना है, ये हमेशा साथ में रहेंगे नहीं। तो मान लीजिए पार्लियामेंट बैठनी है था, मान लीजिए 2-2, 3-3 महीने में, या फिर अगर मान लीजिए 1 महीने में बनाना होगा, तो जब तक इकट्ठा नहीं होगी कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं होगा, मतलब कोई कानून बन नहीं पाएगा। तो वायसराय को पावर दी गई पहली बार कि ये अपने आप से मतलब अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसकी जो लिमिटेशन है वो 6 महीने तक रहेगी, ठीक है, 6 महीने तक रहेगी, 6 मंथ तक रहेगी, कि 6 महीने तक ये इनका कानून अपने आप बना रहेगा। अब ये जो 10 लोग हैं, ये जब आपस में आएंगे फिर डिस्कस करेंगे कि ये कानून लगातार रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, उस पर डिसाइड करेंगे। अगर मान लीजिए रहना चाहिए ठीक है, नहीं रहना चाहिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये अध्यादेश यहीं से लाया गया था। अब देखिए जैसे भारत का जो प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 123 मतलब 123 जो आर्टिकल है, ये एक्चुअली भारत का जो प्रेसिडेंट है उसको अध्यादेश दिया गया है। मान लीजिए अपने सेशन 3 ही चलते हैं, ठीक है, अब 3 सेशन के बीच में 2-2, 3-3 महीने का गैप रहता है। अब मान लीजिए हमको एक कानून बनाना है जिसमें हमको बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो कानून बनाने के लिए जब सभी लोग आएंगे तभी तो कानून बनेगा। मान लीजिए कि सेशन चल ही नहीं रहा, हमको कानून बनाना है, तो प्रेसिडेंट को ये मतलब पावर दिया गया है। आर्टिकल 123 में ये कहा गया है कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिसमें कोई भी कानून बन जाएगा, और वो कानून की जो मतलब टाइम रहेगी वो कितना रहेगी, 6 महीने तक। कितने रहेगी, 6 मतलब 6 मंथ तक, सॉरी 6 मंथ तक। इसका मतलब जो कानून है उसकी टाइमिंग रहेगी। या यही आर्टिकल 213 की बात करें, ये जो है ना राज्यपाल को दिया गया है, मतलब भारत के जो राज्यपाल है वो भी कानून बना सकता है। वहाँ भी तो मतलब विधानसभा विधान परिषद है, तो वो कानून बनाने के लिए आर्टिकल 213 का पावर यूज कर सकता है, जिसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल भी 6 महीने तक कानून बना सकता है। मतलब जो कानून बनाएगा उसकी जो लिमिटेशन रहेगी 6 महीने तक रहेगी। 6 महीने के बाद देखा जाएगा कि वो कानून मतलब चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, वो जितने भी सदस्य रहेंगे वो डिसाइड कर लेंगे विधानसभा के, उसके बाद फिर वो कानून रहेगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटा ये 5 पॉइंट्स थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा और 1909 का। तो आशा करता हूँ आज की जो वीडियो है ये आपको समझ में आया होगा। तो इसको मैं जल्द ही ख़त्म कर दूंगा।
जो इंडियन काउंसिल एक्ट चला था, जिसका मोटा मोटा यही उद्देश्य था, जो भारतीय लोग थे उनको शामिल करना और उनको रिझाना कि ठीक है, आपके ऊपर जो शासन किया जा रहा है, आप भी हमारी जो विधान परिषद है उसमें आप आ सकते हैं और आप भी कानून बना सकते हैं और अपना शासन खुद कर सकते हैं। तो इसलिए इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।